तो मैं एक बार रिवाइज कर दूं आपको जो हम लोग पढ़ रहे थे। ये थ्योरम है हमारे पास। किसी ओपन सेट में एक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी। किसी पॉइंट जेड नॉट पर ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि चारों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हैं और जेड नॉट का कम से कम 8 नेबरहुड ऐसा होगा जहां हर पॉइंट पर ये एडजस्ट करते हैं। और दूसरी बात है कि क्रॉसी रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रही है। तो कल की क्लासेज में क्रॉसी रीमन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी हम कह रहे थे कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। आज हमने उसके साथ एक कंडीशन और जोड़ दी, पहली वाली, कि चारों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होंगे और उसके नेबरहुड में कम से कम 8 नेबरहुड में एडजस्ट करेंगे हर जगह पर। अगर ऐसा होता है तो फिर क्रॉसी रीमन में आपने कुछ एडिशनल जोड़ दिया ये, और इस एडिशनल की वजह से अब ये डेरिवेटिव एडजस्ट करेगा, मतलब फंक्शन एफ डैश जेड नॉट एडजस्ट करेगा जेड नॉट पर। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, एक ये ओपन सेट लिया, एक जेड नॉट पॉइंट ले लिया। बाकी कोई बड़ा काम नहीं किया बच्चों अभी तक, बहुत एलिमेंट्री काम है। मेन वैल्यू थ्योरम लगा के रिजल्ट आए हैं लेमा की मदद से, जो पिछले लेक्चर में हुआ था, और यहाँ तक मैं समझा पाया हूँ। और क्योंकि एफ जो है वो यू प्लस आई वी है, तो यू एट से यू वाई, वी एट से वी वाई एडजस्ट करते हैं, उसकी वजह से एफ एट्स और एफ वाई भी एडजस्ट करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। तो आगे को इसको कंप्लीट कैसे करें, अब इसको समझना है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा करते हैं ना, एक एक करके लेते हैं। एफ एट से एफ वाई दो दो ले लिया हमने, एक साथ दो समझ में नहीं आएंगे बच्चों को, तो पहले केवल एफ एट डिलीट करते हैं, एफ वाई सिमिलरली कर लेंगे। तो मैं ऐसा समझा देता हूँ आपको। इन पर्टिकुलर एज एफ एट्स इज कंटिन्यूअस, हमने अभी बात की थी। सो एफ एट्स एक्स नॉट प्लस एस स्टार था ऊपर, और वाई नॉट प्लस टी। अगर मैं इसमें लिमिट ले लेता हूँ, लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो एच 0 को जाएगा, तो एस और टी भी जाएंगे। और आपको पता है जो एस स्टार का मॉड है वो एस से भी कम है, जो बड़ा मॉड वाला है वो 0 को जाएगा, तो एस टेंड्स टू 0, एच नॉट प्लस एस स्टार वाई नॉट प्लस टी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ एट्स एट एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएगा या नहीं? एस और टी 0 को जाएंगे तो यस सर। ठीक है ना। मैंने एक दिन कहा था आप लोगों से, लिमिट ऑफ एफ एट्स एन एफ ऑफ लिमिट एट्स एन एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1। ये कब सही है, याद है आप लोगों को? क्या ये हमेशा सही है? नो सर, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। वेरी गुड। तो इसीलिए ऊपर वाली लाइन लिखी है इन पर्टिकुलर वाली, तो जो एफ एट्स है दैट इज कंटिन्यूअस। तब आप ऐसा कर सकते हैं, हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, केयरफुल रहना है। तो कंटिन्यूटी ने ये फायदा दिलाया हमको कि हम अब लेफ्ट हैंड साइड ही इस प्रॉपर्टी को एफ एट्स एट एक्स नॉट वाई नॉट लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके इक्विवेलेंट एक कंडीशन और भी लिख सकते हैं। उसको समझाने से पहले मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा कुछ, ताकि आप जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू मान लो 5 आ गया कभी, इसका मतलब जो एफ एक्स है वो कैसा होगा, किस टाइप का होगा? वो 5 प्लस लैम्डा एट्स टाइप का रहा होगा, जहां लैम्डा एट्स जो होगा
वो x टेंड्स टू a पर क्या हो जाता होगा? 0. क्या बाकी लोग समझ रहे हैं? यस सर। 5 प्लस एक्स्ट्रा कोई फंक्शन दूसरा मान लीजिए, और जब x टेंड्स टू a लिमिट लगाएंगे तो वो 0 हो जाता होगा, इसीलिए 5 आया होगा, बचा होगा। ये कैलकुलस का बहुत बेसिक रिजल्ट है। तो अब अगर आपको ये क्लियर है तो मैं ऊपर वाले को एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। हमारे पास था ऊपर वाला ये एफ एक्स नॉट प्लस एस स्टार वाई नॉट प्लस टी, और लिमिट की वैल्यू आई थी एफ एक्स नॉट क्रोमा वाई नॉट प्लस अल्फा एच। क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन मुझे यहां बताना पड़ेगा वेयर लिमिट एस टेंड्स टू 0 में जो अल्फा एच है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या कोई से तो कोई डाउट है? आप कोई किताब पढ़िए बच्चों, अच्छी जो स्टैंडर्ड है, आपको यही अप्रोच मिलेगी और आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाएगा, कहीं जाएंगे इंटरव्यू में ऐसे ही जवाब देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्सो अब दूसरा सिमिलरली कर देते हैं, एफ वाई भी तो है कंटिन्यूअस, एट जेड नॉट। सो तो हमारे पास ऊपर वाला जो था एफ वाई था, अब इसमें पहला वाला ऐसे ही रहना चाहिए, तो ये एक्स नॉट वाई नॉट प्लस टी स्टार। तो ये आप जानते हैं कि ये एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट बन जाता है, लेकिन ये तो तब है जब लिमिट है, लिमिट ना हो तो फिर हमें क्या लिखना चाहिए? सम बीटा एच वेयर, या तो ऊपर वाले तरीके से लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो, मैं जानबूझकर तरीका बदल रहा हूं। When s tends to 0। तो हमारे पास ये हो गया कि आप इनको ऐसे लिख सकते हो। एक एज्यूम्शन और था, क्रॉस रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये वो भी तो यूज करनी है, सिंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड कहां पर सेटिस्फाई हो रही थी? एट Z naught, so we can write उस पर x naught y naught I times fx at x naught y naught। क्या ठीक है? f आपके पास u प्लस आई भी है और u और v x y दोनों के फंक्शन है। f y क्या होगा? u y प्लस ठीक है। u y की जो क्या लिख सकते हैं? माइनस वी एक्स, Yes. और वी वाई की जो पर UX. यू एक्स। क्या इसे मैं आई स्क्वायर वी एक्स प्लस आई यू एक्स लिख दूं? Yes. Sir. आई कॉमन ले लूं तो कोई भरोसा नहीं, कल को किसी एग्जाम में यही पूछ लिया जाए, क्रॉस रीमान तो होते रहेंगे। एफ वाई इक्वल टू आई टाइम्स एफ एक्स होता है। कैसे होता है प्रूफ कर दो, लो जी कर दिया। अरे ठीक है। यस Yes, सर। sir. तो यार इक्वेशन 3 को बदला जा सकता है क्या फिर? एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट की जो पर यस सर। Yes, sir. तो बदल देते हैं फिर। सो equation 3 becomes fy x naught y naught plus t star equal to I fx x naught y naught plus beta h।
दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो गया, दोनों एफेक्ट्स में हो गया। तो फिर अब आपके पास ये सब वैल्यूज रखो, कहाँ था यार वो तामझाम पीछे, इसमें इक्वेशन 1 में देखो भाई, अब आपके पास एस टी वैल्यू भी पता है, ये भी पता है आपको, लेफ्ट साइड जेड नॉट प्लस एस माइनस एफ जेड नॉट फ्रॉम 1 एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट अपॉन एच भी कर लो यार, लाना तो है ही। क्या था भाई पहला, ऊपर देखो तो एस टाइम था ना पहले एफ एक्स वाला, Yes, sir. ये इक्वेशन नंबर 2 था ऊपर, एफ एक्स से देखो क्या लिखना है इक्वेशन 2 में, देखो तो ये Sir, fx x प्लस अल्फा एच, एफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस अल्फा एच एस प्लस आई टी प्लस टी टाइम्स अभी लिखा है ऊपर, बोलिएगा fy x not y IFX, ये है आई एफ एक्स इक्वेशन 4 एक्स नॉट वाई नॉट प्लस बीटा एच एस प्लस, तो देखो यार ये टर्म और ये टर्म में आप देखोगे तो एस प्लस आई टी टाइम्स एफ ऑफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट ऐसा आएगा, ऑन एस प्लस आई टी, ये तो कट ही जाएगा पूरा, प्लस एस अपॉन एस प्लस आई टी इंटू अल्फा एच टी अपॉन एस प्लस आई टी इंटू बीटा एच। सिंस एस अपॉन एस प्लस आई टी का जब मॉड ले लेंगे तो लेस देन 1 आएगा, टी अपॉन एस प्लस आई टी मॉड लेस देन 1 है या नहीं? अरे भाई ऊपर एस है, नीचे रूट एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, ये तो 1 से कम हुआ नहीं हुआ? yes sir. यस सर। तो फिर अगर मैं एस टेंड्स टू 0 ले लूं लिमिट, एस टेंड्स टू 0, तो फिर अल्फा एच और बीटा एच हमने पहले लिखा था, वो दोनों कहाँ हो जाएंगे? 0 को, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट अपॉन एच, लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड में आपके पास एफ एट सेट एक्स नॉट वाई नॉट बचा, और ये दोनों 0, क्यों 0? देखिए अल्फा एच और बीटा एच 0 को जा रहे हैं, और उनके साथ जो मल्टीपल है वो बाउंडेड फंक्शन है, उसका मॉड लेस देन 1 आ रहा है, तो कोई बाउंडेड इनटू 0 को जाने वाला हमेशा क्या होगा? कोई फंक्शन बाउंडेड है इनटू 0 क्या होगा? Sir, 0. Sir, 0. हाँ बच्चों, इसीलिए तो ये इंडिटरमिनेट हुआ, क्योंकि इंफिनिटी अनबाउंडेड हो गया ना। आप कह रहे हैं बाउंडेड इंटू 0 तो 0 होता है, तो अनबाउंडेड इंटू 0 बता नहीं सकते हम, श्योर नहीं है, तो पता नहीं वो क्या होगा, तो आपके पास इतना आ जाएगा। तो एफ डैश जेड नॉट जो आपके पास है लेफ्ट साइड, क्या वो यू एक्स प्लस आई बी एक्स हो जाएगा पूरा?
पहले ये लिख लूं एफ नॉट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू यू एट सेट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आई वी एट सेट। अरे एफ एक्स का मतलब यही हुआ या नहीं हुआ? अच्छा ये एडजस्ट करते हैं यस सर करते हैं। तो इनका सम भी Condition. एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट, यही प्रूफ करना था। यस हाँ तो आप लोग सोचिएगा कि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे एग्जामिनर्स या टीचर्स सेटिस्फाई नहीं होंगे आपसे। तो मैं रिकॉल कराता हूँ, दिखने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लिखने में है लेकिन दिखने में हो ना हो। पहले मैंने मीन वैल्यू थ्योरम समझाई आप लोगों को, उसके बाद इस थ्योरम का स्टेटमेंट को बताया और ये लेमा था। लेमा के बाद हमने ये थ्योरम पे आए हम, और इस थ्योरम में मैंने कहा कि कॉची रीमैन सेटिस्फाई होना नेसेसरी पार्ट है बच्चों, सफिशिएंट नहीं है कई बार, उसके साथ कुछ और भी जोड़ना था तो वो जोड़ दिया हमने। और उसके साथ जो प्रूफ करना हो रहा है वो थोड़ा सा आराम से, क्योंकि मेन वैल्यू थ्योरम लगानी आ गई आपको तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर लिखना थोड़ा नया था, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए। इसकी कद्र हमारे विश्वविद्यालयों में तो नहीं होनी है यहाँ, लेकिन पढ़ोगे तो जिंदगी में कई जो काम आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा यस सर। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा बातचीत करता हूँ, कुछ थोड़ा अलग है। अभी कार्तिक ने पूछा था थोड़ी देर पहले कि ये कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा एस पुन्नुस्वामी, पेज नंबर 74-75 में है, लेकिन इतनी किताबों की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब पकड़ लीजिए। मैंने पहले दिन भी कहा आप गैमलिन से आपको ले लीजिए, स्टेन एंड सटारसी की बात की थी मैंने, पुन्नुस्वामी ले लीजिए या कुमरेसन ले लें, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और भी हो सकता बोल दिया हो, कभी एल्फोर्स बोला होगा। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतनी किताबों के चक्कर में मत रहिएगा, मैं साफ कर रहा हूं आपसे बार बार, ज्यादा किताबों से कुछ नहीं होना। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, हम रियल एक बार समझ में आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत सारी किताबों को जाते हैं। हम ज्यादा किताबों की ओर जा रहे हैं, इस तरह चीजें ढंग से हम एक पे भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब होए, पहले एक चीज को साध लीजिएगा प्लीज। मैं एक एग्जाम्पल लेकर कुछ बातचीत करना चाहूंगा थोड़ा सा। लेट मेरे पास जो f है वो u प्लस आई वी है, फिर u भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल टाइप की है दो वेरिएबल में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, v भी ऐसे ले रखा है इन्होंने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आसान ले रखा है। तो अगर आप u को पार्शियल डेरिवेटिव एडजस्ट कराना चाहेंगे तो ये हर ऑर्डर के एडजस्ट करेंगे ना, करेंगे या नहीं करेंगे? यस यस तो हमें यहां लिख देना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर, सभी ऑर्डर के एडजस्ट करेंगे, 2 3 4, क्योंकि 2 के बाद 0 हो जाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव, 2 के बाद 0 होंगे क्या? नहीं, 4 के बाद 0 ux जैसे किया ना 2x स्क्वायर, u एट से 2y स्क्वायर, u y एट से
4y है, 4 के बाद 0 होंगे, 4 तक नॉन जीरो भी कुछ आ जाएंगे कुछ, तो बाकी आगे सब 0 होंगे तो वो तो एडजस्ट करेंगे ही करेंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, देन all the partial derivatives adjust, partial derivatives adjust, और क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ आर कंटिन्यूअस इन से, ये भी दिक्कत नहीं है किसी भी डेरिवेटिव्स में। तो यू और बी कैसे फंक्शन हो गए, किस कैटेगरी में आए, किसी उससे इनफिनिटी। जा सकते हैं, हाँ सारे ऑर्डर के हैं। लेकिन क्रॉसी रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई कब होंगे, नाउ ux इक्वल CR इक्वेशंस विल बी ट्रू, ये ध्यान दीजिएगा आप, will be true only if ux equal to vy and uy equal to minus vx, मतलब यही है क्रॉस रीमन। ux कितना आया 2xy स्क्वायर 2x और vy 4x स्क्वायर y एंड uy माइनस vx xy स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। तो आप इसे लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो कॉमन लेंगे, 2xy कॉमन लीजिए तो क्या आया y माइनस 2x 0, दूसरे में 2xy कॉमन लीजिए तो x प्लस 2y इक्वल टू 0, ऐसा मिलेगा। हम ऐसा लिखेंगे। यस सर। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, यहाँ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x एंड यहाँ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस हाफ x। कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है ना, एंड लिखा है ना आपने बीच में, ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, तो ऐसी वैल्यू रखो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो वो कौन सी हैं, 0 0 है। hence CR equations hold only along the lines x equal to 0, y equal to 0, और ये भी लिख देता हूं एंड nowhere else, ये लिखना जरूरी है समझने के लिए, मतलब और कहीं भी नहीं। इसका मतलब हुआ x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब हुआ f इक्वल टू u प्लस आई वी इज डिफरेंशिएबल, बहुत अच्छी लाइन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इज डिफरेंशिएबल ओनली अलोंग कौन से पॉइंट्स ऑन द रियल एंड इमेजिनरी, पॉइंट्स ऑन द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस एंड नोवेयर एल्स, तो फैशनेबल हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी ना, ये रियल लाइन के अलोंग भी हर जगह डिफरेंशिएबल है, इमेजिनरी के अलोंग भी डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक में दिक्कत आ जाएगी बच्चों, क्योंकि अगर कोई पॉइंट मैं रियल लाइन पर ले लूं, यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट ए ले लिया हमने रियल लाइन पर, इसका जो ही नेबरहुड बनाओगे उसमें वो पॉइंट भी आ जाएंगे जो एक्सिस से ऊपर नीचे के हैं, तो ऐसा कोई भी नेबरहुड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रियल एनालिसिस नहीं है ना बच्चों। आप नेबरहुड जो ही ऐसे लेंगे
तो नेबरहुड आपको रियल लाइन के बाहर के पॉइंट भी दे देगा, ऊपर के भी नीचे के भी। ऐसे वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका नेबरहुड सोचिए। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये पूरे रियल लाइन पर डिफरेंशिएबल है, पूरी इमेजिनरी लाइन पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन एनालिटिक कहीं नहीं है। एनालिटिक क्यों नहीं हो रहा है बताओ? ये दो लोग जो बोल रहे सर हैं एक अलावा open बोलो, है। औरों को भी बोलने देते हैं। अरे भाई, औरों ने मुंह में रोटियां ठूस ली हैं क्या बैठे बैठे? बोलो यार, मैं सर रिपीट कर कोई रहा हूँ। नेबरहुड नहीं मिल पाएगा। हाँ, नेबरहुड तो मिल जाएगा बेटा, नेबरहुड में डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी, और नेबरहुड ही नहीं मिलेगा। हेलो, ऐसा बोलो फिर, ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा जिसमें हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल हो। हाँ, वरना नेबरहुड तो मिल जाएगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि केवल एक्स एक्सिस के अलाउंग और वाई एक्सिस के अलाउंग ही डिफरेंशिएबल है, नहीं है? तो डिफरेंशिएबल तो है दोनों एक्सिस के अलाउंग, लेकिन अब इन दोनों एक्सिस में डिफरेंशिएबिलिटी से ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा टफ कंडीशन है एनालिटिक होना। क्यों? क्योंकि आप अब एक्सिस, दोनों एक्सिस में कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे, ओपन बॉल जो ही बनाएंगे, वो एक्सिस से बाहर भी निकल जाएगी प्लेन में, और उन पॉइंट पे तो कितनी छोटी बॉल बनाओ आप। तो ये लाइन की वैल्यू है, f is differentiable only along points on the real and imaginary axis and nowhere else। और क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, क्या बता देना चाहिए इसी के साथ? सर differentiability is not imply analytic। तो every point, हाँ यार every point है, every neighborhood of every point on real axis और इमेजिनरी भी, और इमेजिनरी एक्सिस ऑल्सो, एक्सिस यार, एवरी नेबरहुड, नेबरहुड कितना ही छोटा लीजिए, ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ रियल एक्सिस, 8 पे ध्यान दे दो पहले, तो उसमें क्या होगा? विल कंटेन, ये लाइन से बाहर के पॉइंट भी कर लेगा ना, यस। कंटेन पॉइंट्स ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन, ये डबल एफ का मतलब समझ रहे हो ना? ऑफ यस सर। लाइन से बाहर के भी, दूर के पॉइंट भी, ऑफ द लाइन, तभी तो ऑफ साइड बोलते हैं कहीं पर। ऑफ द लाइन क्या हो रहा है वहां पर? एट विच CR equations does not hold. This implies f equal to u plus iv is nowhere analytic। कहाँ डिफरेंशिएबल है और कहाँ एनालिटिक है, थोड़ा सा ये हम समझ पाए। तो क्या मैं आप लोगों की समझ को थोड़ा बेहतर बना पाया? यस यस सर। सर। चलो ठीक है, कल हम इसमें और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट करेंगे कि अगर फंक्शन का एक पार्ट भी, जैसे किसी एनालिटिक में बड़ी जोरदार चीज है, कोई एनालिटिक फंक्शन है, उसका एक हिस्सा कांस्टेंट हो गया, पूरा एनालिटिक कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे फंक्शन का मॉड्यूलस कांस्टेंट है तो भी फंक्शन कांस्टेंट, फंक्शन का केवल रियल पार्ट कांस्टेंट है तो भी पूरा एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट, फंक्शन का केवल इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है तो भी पूरा फंक्शन कांस्टेंट, फंक्शन का जैसे मॉड था वैसे फंक्शन का आर्गुमेंट कांस्टेंट है तो भी एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो एनालिटिक में बड़ी जोरदार बात है, एक हिस्सा भी अगर आ रहा है उसका कांस्टेंट तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा।
लेकिन अब ये थ्योरम के तौर पर हम प्रूव करेंगे, फिर 2-4 सवालों से अपनी समझ और बेहतर करेंगे। कल करते हैं, आज इतना ही ठीक है। किसी को कुछ कहना, बोलना, पूछना है तो कहिए। कुछ नहीं कहना है? सर बहुत अच्छा सेशन था। अच्छा नहीं नहीं, मैं ये नहीं सुनने के लिए, मैं तो पूछने के लिए कह रहा हूँ यार, ये छोड़ो। ठीक है, मेरा काम है यार वो ना। यस सर। हाँ, वो कोई बात नहीं। चलो ठीक है बेटा, कल करते हैं। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir. ओके।